दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्हें दुनिया डॉक्टर एमजे खान के नाम से जानती है। एमजे खान मोहताज तारुफ नहीं हैं। डॉक्टर एमजे खान इंडियन काउंसिल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन हैं। सियासत से लेकर समाज तक, हिंदुस्तान से लेकर हिंदुस्तान के बाहर तक हर फील्ड में उनका योगदान रहा है। खासतौर से कृषि के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के मसाइल को लेकर वक्तन फ़ौक्तन कौमी पैमाने पर आप उठाते रहें। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका politiciantoday.com में इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आपके शुरुआती दिनों की, तो आपने किस तरह से अपनी कार्य क्षेत्र का आगाज़ किया, अपने काम काज का कैसे आपने शुरू किया? देखिए, गांव से ताल्लुक़ रहा है और एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया है। जाहिर सी बात है कि करियर उसी में शुरू करना था, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें 60% हिंदुस्तान के आवाम जो है इस पर अपनी रोजी रोटी कमाती है। तो एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ी फील्ड है, इसमें काम करने की बड़ी गुंजाइश थी। तो या तो एक तरफ किसान हैं जो बड़ी तादाद में है, या फिर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जो सबको नेटवर्क करने का एरिया था, जो इंडस्ट्री से जोड़ने का था, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तरीके से काम करने का था, जो किसानों की इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करने का था। तो एक बड़ा एरिया था, तो इस पर काम शुरू किया था। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट था, जिसका मैं डायरेक्टर रहा हूँ 14 साल, और वो पूरे देश भर में, मुल्क भर में किसानों के लिए काम करता था। किसानों की ट्रेनिंग, किसानों को तमाम दुनिया भर में ले जाना, और उनको जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं उसमें किस तरीके से नए नए वेंचर शुरू कर सकते हैं, एक वो काम था बड़ा। फिर मीडिया की कमी थी, तो एग्रीकल्चर टुडे की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई यहाँ पर। अब ये इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर पॉलिसी पे काम करता है, ट्रेड पे काम डॉक्टर करता साहब, आपने काम करने के लिए एग्रीकल्चर को चुना जी, जब, और एक ऐसा फील्ड जहां पर बहुत कम लोग आते हैं, बहुत से लोग सियासत में चले जाते हैं या फिर समाज सेवा, तथा कथित तौर पे अक्सर देखा जाता है जितने लोग समाज सेवा के नाम पे आते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन आपने एक ऐसे फील्ड को चुना और उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया। ये कितना बड़ा टफ जॉब था आपके लिए? देखिए, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर का एक बड़ा साइज़ है, और किसानों की आबादी भी 50% से ऊपर है। कुछ घटती रही, लेकिन अभी भी 52% के आसपास है, और बड़ा क्रिटिकल फील्ड है। और जितना पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में है वो भी ज़्यादातर किसानों के वोटिंग पैटर्न पे या रूरल वोट से निकल के आते हैं। तो एग्रीकल्चर में जहाँ बड़ा काम करते रहे, उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स का रिश्ता बना रहा। और पिछले 20 सालों में चाहे कोई चीफ मिनिस्टर्स हों या सेंट्रल मिनिस्टर्स हों, उनको किसानों के एजेंडा पे, इश्यूज़ पे, उनकी पॉलिटिक्स पे एक तरीके से रिश्ते से जुड़े रहे। फिर ये भी रहा कि हिंदुस्तान को दुनिया में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए यहाँ का फूड। हाँ, वही आपने ग्लोबल लेवल पे हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस कराया कृषि प्रधान देश के तौर पर। तो एक ये इंडिया की जो पोजीशनिंग थी, एक तरीके से ग्लोबल ब्रांडिंग करने की ज़रूरत थी। तो उसमें कोई भारत सरकार की तरफ से कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं आ रहा था कि जो करता, मैंडेट नहीं था। तो 2006 में मैं चीन गया था, तो वहाँ पे चाइनीज चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ डेलीगेशन लेवल की बात हो रही थी। तो उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हिंदुस्तान में हमारा काउंटर पार्ट कौन है? तो मैंने कहा इस वक्त तो कोई नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई ना कोई होगा। तो फिर इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2015 के आगाज़ के बाद में एक ग्लोबल लेवल पे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, किसानों के बारे में आप बात कर रहे हैं। किसानों को अगर देखा जाए तो आज किसान ही सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, सफ़र कर रहा है प्रॉब्लम से, और किसानों की खुदकुशी की तादाद भी बढ़ रही है। दो बातें रही हैं इसमें। एक, किसानों की अपनी ऑर्गेनाइज वॉइस नहीं रही है। एक, उनको रिप्रेजेंटेशन जो मिलना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, या उनकी आवाज़ उठाने की जो ज़रूरत मरकज़ी लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, उसका कोई ऐसा रिसर्च बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है। कुछ किसान संगठन रहे हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक टिकैत साहब का भारतीय किसान यूनियन था, कुछ गाहे बगाहे ऐसे मुल्क भर में शेतकारी संगठन था, महाराष्ट्र में ऐसे रहे हैं। लेकिन हम उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। आपकी क़यादत में हिंदुस्तान के किसान जो है, ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस हमने पिछले साल इस्टेब्लिश किया। तो उसमें जितने फार्मर्स के बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब उसके मेंबर हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं। तो अब जो है फार्मर्स का एजेंडा थोड़ा सेंटर स्टेज होना शुरू हुआ है। लेकिन किसानों की प्रॉब्लम्स तो फिर भी बनी हुई हैं। इसलिए बनी हुई हैं कि प्लानिंग नहीं हो पा रही है। या तो किसी साल एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा तो गलत आ जाएगी, सड़कों पे फेंकना पड़ता है टमाटर, आलू, दूध, और या फिर शॉर्टेज आ जाती है। तो शॉर्टेज में एकदम से आसमान रेट छूने लगता है, तो हाहाकार मच जाता है। तो फिर सरकार इंटरवीन करके उसको प्राइसेस रोकती है। तो ये किसानों का जो है प्लानिंग का एक इशू बड़ा है। और जो IT एप्लीकेशन है वो अभी तक कम रहा है, अब उसका बढ़ना शुरू हुआ है।
तो इस क्षेत्र में कैसे किसानों और सरकार के बीच में आप समन्वय का काम करेंगे? एक बड़ा थिंक टैंक है ये ऑर्गेनाइजेशन, और जितने इंडस्ट्रीज़ हैं सबके चेयरमैन से जुड़े हैं, और गवर्नमेंट के भी जितने आला अफसर हैं सभी डिपार्टमेंट्स के उससे जुड़े हैं। तो जो इश्यूज़ हैं उन पर रिसर्च करते हैं, उनका एजेंडा टेकअप करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में इंडस्ट्री के जो मसले हैं उनको टेकअप किया जाता है। फिर जो डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, नौकरियां, नए रोज़गार क्रिएट करना, किसानों की आमदनी में बढ़ावा करना, तो उसके लिए जो जो टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन या इन्वेस्टमेंट के या नए फार्मिंग मॉडल्स की ज़रूरत है, किस तरीके से बेस्ट एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि किसानों के जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं वो एसी के कमरों में बैठ के किसानों की पॉलिसीज़ बना लेते हैं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप गांव जाते हैं, देहातों में जाते हैं, खुद आप एक फार्मर बैकग्राउंड से आते हैं, तो कितना मुश्किल है आपके लिए गांव देहात जा करके सफ़र करना? क्या यह सच है कि किसानों के लिए पॉलिसीज़ एसी कमरों में बनती हैं? नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर बनती हैं एसी कमरों में, लेकिन फील्ड का जो पर्सपेक्टिव है यानी किसान का नज़रिया वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर लोग रिसीव करते हैं फार्मर्स का पर्सपेक्टिव इन्फॉर्मेशन, कोई ग्रुप्स आए उनसे ले लिया, कोई रिप्रेजेंटेशन आए उससे ले लिया, लेकिन खुद जाके देखना और उनकी पल्स नर्व समझना, उनके बीच कुछ वक्त में रहना, तो वो आपका अपना नज़रिया इतना बेहतर कर देगा कि अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आता है, कोई ग्रुप अपना फीडबैक देता है, तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं सही कह रहा है कि नहीं। तो उसमें एक प्रैक्टिकल विजडम आता है। तो पहले 25 साल तो मैं गाँव में रहा, कभी सोचा भी नहीं था दिल्ली में रहने का मौका या विजिट करने का मिलेगा। तो गांव से, खेती से जुड़ा बना हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है। गांव में जब आप जाएं, एक दिन रुकें, 2 दिन रुकें, तो वाकई अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि अभी भी साफ़ हवा है, सादगी है, एक नेचर के साथ में एक जुड़ाव महसूस होता है। तो वो एक लर्निंग भी है और एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ से आदमी लेकर आता है। हिंदुस्तान को ग्लोबल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद न्यूयॉर्क, चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कैलिफोर्निया, पाकिस्तान, बड़े बड़े मुल्कों में आप गए, हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सियासत में कैसे आपने एंट्री की? सियासत तो एक तो 2 चीज़ें हैं, हिंदुस्तान में हर आदमी के ब्लड में थोड़ी थोड़ी सियासत है एक बात। दूसरा, एग्रीकल्चर में कि सियासत का इसलिए एक वो बनता है क्योंकि किसानों को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसानों के ही वोट से ज़्यादातर एमपी चुन के आते हैं। तो एक तो ये 2 बातें हो गई। तीसरा, ये बात सही है कि अगर बड़ा बदलाव लाना है तो सियासत का एक रूट बहुत पावरफुल रूट है। तो चाहे मुसलमानों के इशूज़ ले लो या किसानों के इशूज़ ले लो, दोनों में सरकार का एक रोल बड़ा बनता है। तो सरकार से दूर रह के या पॉलिटिक्स से दूर रह के बड़ा बदलाव ला पाने में दिक्कत है। तो एक सियासत का रुझान गांव की बैकग्राउंड होने की वजह से, एक तो थोड़ा फैमिली में भी पॉलिटिक्स था, तो बचपन में इलेक्शन में दौड़ भाग करना, आसपास के गांव में जाना, लोगों को कन्वेंशन सेंटर में ले जाना, तो एक वो ब्लड में रहता है, हमेशा माइंड में रहता है। फिर मौका मिला ये किसानों का एजेंडा टेकअप करते करते कि बड़े पॉलिटिकल लीडर से मुलाकातें हुई, सोनिया जी से भी हुई, अडवाणी जी से भी हुई, मोदी जी। आपका इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, चंद्रशेखर से लेकर बल्कि नरसिम्हा राव से लेकर हर तरह वक्त के वजीर आजम से आप मिलते रहे, उनसे बात भी की, इशूज़ को टेकअप किया, डायलॉग्स किए, लेकिन पीस पार्टी से पहले आपने बाकायदा किसी पार्टी से खुद को एसोसिएट या एफिलिएट क्यों नहीं किया? हम ये चाह रहे थे कि मौके बहुत थे, और जब सोनिया जी से मुलाकात हुई थी 2002 में, तभी भी ये मौका था। फिर राहुल जी से 2004 में मुलाकात हुई, उनकी सरकार बनी हुई थी नई, और बीजेपी लीडरशिप से तो राजनाथ जी से नज़दीकी रही, फिर मोदी से बहुत ज़्यादा नज़दीकी हुई, अडवाणी जी के घर पे एक पूरे देश भर के किसान संगठनों की बैठक की। तो इस तरीके से सीपीएम में सीताराम येचुरी से लेके प्रकाश करार से लेके सभी से एक नज़दीकी बनी रही। मुलायम सिंह जी के कई प्रोग्राम किए, वो 3-3, 4-4 घंटे हमारे वहाँ रहे। वो सब रहा। मायावती जी से एक वक्त था कि मैं उनके बेडरूम में डायरेक्ट वॉक इन कर सकता था, बहुत कम लोगों को वो चीज़ हासिल थी। बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री करूं, मैं चाह रहा था किसानों के एजेंडा के थ्रू जितनी पॉलिटिक्स होती है वो ठीक है हमारे लिए। यानी आपका बेसिक मकसद किसानों की मदद करना। लेकिन मुसलमानों के जो मसाइल हैं उससे धीरे धीरे एक तरीके से जैसा एक्सपोजर मिला तो हमको ये महसूस हुआ कि इसमें काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो उनके मसलों को लेकर भी काफ़ी मीटिंग्स या काफ़ी हमने प्रोग्राम्स होस्ट किए जिसमें पॉलिटिशियंस आए। जैसे सच्चर कमेटी जब रिपोर्ट आई है तो मुल्क भर में पहला सेमिनार हमने किया है दिल्ली में, और उसमें कुछ 27 मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए। वीपी सिंह साहब जिंदा थे वो आए, के रहमान खान साहब आए, सुबोध खान साहब जी मिनिस्टर थे वो आए। एक बड़ा हाई प्रोफाइल थे, तीनों वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज़ के मुस्लिम आए। तो वो एक था एरिया कि अगर मुसलमानों के भी सोशियो इकोनॉमिक उसमें कुछ बदलाव बड़ा लाना है तो पॉलिटिकल रूट, पॉलिटिकल इंटरकोर्स, पॉलिटिकल मुलाकातें, इनको नजरिया बदलाना, उनका सपोर्ट लाइन को। आपने उसके बाद पीस पार्टी ज्वाइन की, पीस पार्टी में बहुत दिन तक आप नहीं रहे, पीस पार्टी को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद आप इधर बीजेपी में चले आए। पीस पार्टी ऐसा था कि जो जिसकी शुरुआत किया था डॉक्टर अयूब साहब ने, तो
उनका ये कोशिश था कि अच्छे लोग जुड़ें, तो जब दिल्ली आते थे बड़ी लंबी मुलाकात करते थे, टाइम लेकर आते थे और कहते थे साथ में खड़े हो जाओ। तो मैं उनसे कहता था आप पॉलिटिक्स करो, मैं जिस लाइन में वो करूँगा, या मुस्लिम यूथ के लिए मैं एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म खड़ा करूँगा, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। पर जब बहुत ज़्यादा जिद हुई ये कह के कि ये तो प्लेटफॉर्म आप 1 साल बाद भी कर सकते हो, पीस पार्टी का इलेक्शन आ रहा है अभी विधानसभा का, तो 1 साल में मेक और ब्रेक का सिचुएशन आएगी, या तो हम कुछ कर ले जाएंगे या पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आप 1 साल दे दीजिए, उसके बाद जो आपको करना कर लीजिए। जहाँ आपने 5-10 साल नहीं किया, 1 साल और नहीं। तो ये सोच के हमने सही कह रहे हैं कि मैं इनकी एक मदद के वास्ते उतरा। तो वो पीस पार्टी का एक बड़ा तजुर्बा अच्छा रहा कि आधा स्टेट बांट लिया था। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश डॉक्टर साहब पास था, लखनऊ से पूर्व, लखनऊ से पश्चिम हमारे। आप ये बताइए, बीजेपी में आप आए और आपका इतना बड़ा कद था पीस पार्टी में, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह जी को आपको ज्वाइन कराना पड़ा बीजेपी में। आई वॉज ओनली पर्सन जिसको उन्होंने स्टैंड अलोन अकेले ज्वाइन करवाया था, नहीं तो सबको ग्रुप्स में कराया। मैं वही कह रहा हूँ। फिर आपने बीजेपी में आए और बीजेपी में भी आप उस फ्रंट पे जाकर के अभी काम नहीं कर रहे हैं जिस पे अब प्राइम मिनिस्टर को या राजनाथ जी को या पार्टी को उम्मीद थी। आप फिर किसान के एजेंडे के साथ चले गए या माइनॉरिटी के एजेंडे के साथ? कुछ सिचुएशनली ऐसा हुआ कि राजनाथ जी से थोड़ा रिश्ते ज़्यादा बढ़ते चले गए, गहरे होते चले गए। मोदी जी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनसे उतना फ्रीडम मुलाकातें नहीं। शायद आप यहाँ गलत कर रहे हैं। आपके बारे में जो बात कही जाती है कि राजनाथ जी हो या मोदी जी, दोनों से आपके बराबर के रिश्ते रहे हैं। नहीं, मैं उसको कहता हूँ, इलेक्शन से पहले मोदी जी से कहीं ज़्यादा नज़दीकी थी, रेगुलर फ़ोन पर बात होना होता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद या तो हमने उनको अप्रोच ठीक से नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद 1-2 बार कॉल किया 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा महसूस हुआ कि जब उनको ज़रूरत होगी हमें कॉल कर लें, लेकिन मुझे लगता है मुल्क के वजीर आज़म में बड़ा है, मुझे ठीक से फॉलोअप करना चाहिए, बातचीत अगर करनी, मुलाकात करनी है। तो राजनाथ जी से नज़दीकी बनी रही, मोदी से उतनी नज़दीकी लगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद नहीं है, या उनके पास वक्त की कमी हो, उतना फ्रीडम नहीं रही। इधर पार्टी में बदलाव हो गया, पार्टी प्रेसिडेंट बदल गए, जो नए प्रेसिडेंट हैं उनसे उतना मुलाकात, इतना बैकग्राउंड नहीं था। तो इस तरीके से पार्टी में उतना मन नहीं लग रहा था जितना मन हमको लगना चाहिए था। तो लोग सत्ता के करीब जाते हैं, आप इनडायरेक्टली सत्ता से दूर हो जाते जा रहे हैं। सत्ता को जो जरूरत होगी हमारी तो बुला लेगी, सत्ता क्या है। आपने मुस्लिम इश्यूज को टेकअप कब किया? 2004 से पहले न तो हमारा कोई मुसलमानों से रिश्ता था, 1-2 क्लासमेट्स को छोड़ के, न मैं किसी को जानता था, न कोई मुझे जानता था। 2004 में जब UPA 1 आई है तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एक कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट किए, जो HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह साहब ने माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस रखी। तो बड़ा एक सब्जेक्ट था और UPA 1 चाह रही थी कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ किया जाए। लेकिन हमने देखा कि पूरे मुल्क भर में जो बड़े नाम मुसलमानों थे या क्रिश्चियंस के थे, एक भी ऐसा नहीं था जो उस कॉन्फ्रेंस में ना होता। लेकिन 2 दिन तक जिस तरीके से पूरे एजेंडा को उन्होंने ड्रैग किया, डिरेल किया, तो हमको बड़ा ये ख़राब लगा कि जिनको हम बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते थे, जिनको मैं समझता था कम्युनिटी की क़यादत कर सकते हैं, उनका ये आलम है कि या तो वो कम्युनिटी के मसाइल से अनजान है या डिलिबरेटली जानबूझकर जो है कबाड़ा करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे पूरे बड़े सीरियस मकसद का कबाड़ा करने का एक होता है, तो 2 दिन वही हुआ। हमने दूसरे दिन के ख़त्म होते होते ये कहा कि अगर सरकार कुछ क्लैरिटी के साथ आई थी तो हम लोगों ने कोई कसर 2 दिन में नहीं छोड़ी, पूरी तरीके से कंफ्यूज करके वापस भेजने में। इतना सब कुछ करने के बावजूद डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि मुसलमानों के मसाइल या अल्पसंख्यकों के मसाइल या समाज के वो लोग जो दबे कुचले हैं, दलित हैं, SC हैं, ST हैं, सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो? मैं इसमें कहता हूँ दोनों चीज़ें हैं। कुछ मुसलमानों को खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और कुछ सरकार को रोल प्ले करना है। लेकिन जो सरकार को रोल प्ले करना है उस रोल को मुसलमान प्ले करवा लें, वहाँ पे कहीं कमी रह रही है कि कुछ एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको खुद करना है। जैसे सफाई अपने मोहल्ले में रखना है, ठीक है, आपको ज़्यादा वर्क फोकस रखना है, बाकी कम्युनिटी के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना है, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार जो बाकी समाज के लिए कर रही है उसमें आपके लिए नो एंट्री बोर्ड नहीं है, उसमें आप अपना हिस्सा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये जो मसाइल हैं उसके लिए मुसलमान ज़्यादा जिम्मेदार हैं, सरकार कम जिम्मेदार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार, आपको अक्सर ये लगे कि सरकार बड़ी कम्युनिटी की फ्रेंडली है, या कभी लगेगा फ्रेंडली नहीं है। काम जो फ्रेंडली नहीं उससे ज़्यादा कराया जा सकता है, या उससे भी कराया जा सकता है। जो फ्रेंडली है उससे तो कराया जा सकता है। तो अगर आज की सरकार ये मान ले कि फ्रेंडली नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन ये सरकार कहीं ज़्यादा काम आपके लिए कर सकती है अगर आप कराने की सलाहियत रखते हो या ठीक तरीके से अप्रोच करें। तो जो ज़रूरत अभी तक रही है कम्युनिटी को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक एडवोकेसी ग्रुप पावरफुल जो होना चाहिए, जो कम्युनिटी के इशूज़ और एजेंडा को स्टडी करे और प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें अपना निजी मफाद शामिल ना हो, ऐसा एक ग्रुप जो है कंसिस्टेंटली लगातार उस पर कोशिश करे तो नताइज अच्छे आ सकते हैं। और आज के तारीख में ये सरकार जो है, ये मुसलमान तरक्की कर लें
ये इस सरकार के एजेंडा में शामिल है। आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो आप उस लाइन पे हालांकि काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत आगे तक काम नहीं कर पाए कि मुसलमानों का या दलितों का या अल्पसंख्यकों का कोई रिसर्च, प्लानिंग और एनालिसिस ग्रुप नहीं जिसके तहत कार्यसीमा और आगे बढ़ाई जा सके। ये बात सही है। और मैं तो जो एक मीटिंग 2004 में किया, उसके बाद 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग, इनफैक्ट UPA 2 जो बनी है 2009 में, तो पहली मीटिंग सारे मुस्लिम MPs की, और उसमें कोई 50 लोग बाकी इंपॉर्टेंट लोग थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, वाइस चांसलर थे MU के थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के थे। तो बड़ी इंटेलेक्चुअल हाई पावर मीटिंग किया। तो वो सिलसिले को मैं बढ़ाता रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से जो एक रिसर्च ग्रुप डालना चाहिए था, जैसे विवेकानंद रिसर्च फाउंडेशन एक अच्छा एक्सेलेंट काम कर रहा है, वो उस तरीके का एक फाउंडेशन या एक रिसर्च सेंटर बनता जो कम्युनिटी को मसाइल को प्रोफेशनल तरीके से टेकअप करता, एज ए डायलॉग सेंटर काम करता, एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर काम करता और एडवोकेसी बॉडी के तरीके से काम करता। उसकी एक कमी नेशनल लेवल पे 70 सालों में रही है, और स्टेट लेवल का तो छोड़ ही दीजिए, जब यहाँ नहीं बन पाया है। कुछ लोगों ने सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए हैं या NGOs बनाए हैं, लेकिन वो उस लाइन पे काम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। इस कमी को ऑब्जर्व करते करते कुछ साल पहले हमने इनफॉर्मल तरीके से बनाया था, अब उसको फॉर्मल तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी 2 लोग अपॉइंट कर लिए हैं, रख लिया इंडियन मुस्लिम्स रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसका एक न्यू पड़ गई है, उसको फॉर्मल अनाउंसमेंट किसी भी दिन हम कर देंगे। आपने डॉक्टर साहब BJP क्यों ज्वाइन किया, और पार्टी का सपा, बसपा, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां? BJP हम ये समझ रहे थे कि BJP को मुसलमान जाहिरी तौर पर ऐसा समझता है कि उसके लिए फेवर में नहीं है, जबकि मैं ये मानता था BJP से मुसलमानों के लिए ज़्यादा तरक्की के रास्ते खोल सकती है। इसलिए अगर BJP कोई कदम उठाती है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई नहीं है। सेकुलर पार्टी जिस तरीके से किसी कदम की पैकेजिंग करती है, तो BJP से लेकर और पार्टियां भी उसकी मुखालफत कर देती हैं। जैसे कांग्रेस को 2012 के असेंबली इलेक्शन में यूपी में रिजर्वेशन देना नहीं था, अगर देना होता तो 2004 से सरकार थी। इलेक्शन जब 1 महीने बचा कोड ऑफ कंडक्ट लगने, तो 4% रिजर्वेशन अनाउंस कर रही, ये जानते हुए कि OBC की ग्रुपिंग में 4% ऐसे नहीं हो सकता है, इलेक्शन के ऐन मौके पर अनाउंस कर रही। उसका नतीजा क्या था? बैकवर्ड कम्युनिटी खिलाफ हो गई मुसलमानों के, और BJP को एक मौका मिल गया कि गलत करे। अगर BJP को करना होता तो BJP प्लानिंग से करती और उसकी कोई मुखालफत भी नहीं करता, एक बात। दूसरा, BJP सरकार में आएगी ऐसा भी माना जा रहा था कि सरकार से हमेशा बाहर नहीं रही, कांग्रेस हमेशा सरकार में रही, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो BJP और कम्युनिटी के बीच में कम लोग थे जो एक ब्रिज का काम करते, 1-2 लीडर्स रहे हैं, लेकिन वो एक ज़्यादा सीनियर लीडर्स हैं। तो ये था कि कम्युनिटी और सरकार के बीच में बात करने के लिए कोई ना कोई हो। सरकार बनने के बाद आपने कश्मीर इश्यूज़ को भी काफ़ी फोकस किया, और सरकार की तरफ से कई बार आप कश्मीर गए। वहाँ हमारी तरफ से कश्मीर इशू फोकस नहीं था, मतलब हमारी इनिशिएटिव नहीं थी, वो सरकार की ज़रूरत थी। तो उस ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ हमको था कि मैसेज वहाँ दिया जाना ज़रूरी है, ताकि कश्मीर में जो अशांति है, जो डिस्टर्बेंस है, जो एक माहौल बिगड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी बेहतरी हो। और उसके लिए क्या करना है, हिंदुस्तान के मुसलमान जो बड़े खानकाह हैं, दरगाहें हैं, जो बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो कल्चरल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज जाए। और वो गया अभी 2 राउंड 3 राउंड के। फिर ये हुआ कि वहाँ जाके बात करके आए कि उनके मसाइल क्या हैं, किस तरीके हल किया जा सकता है। हिंदुस्तान की एक अपनी एक पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की अपनी एक सरकार की एक सीमाएँ हैं, उस सब में रहते हुए कश्मीर के लोगों को कैसे एड्रेस कर सकें और कैसे वहाँ एक सुकून का माहौल पैदा हो। तो क्या आपको लगता है, महबूबा मुफ्ती जी ने खुद कहा है कि कश्मीर के मसले के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बड़ा फेस हो सकते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया जा सकता है? और एक ज़माना था कि कहा जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी। ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ सीरियस शुरुआत किया था, और BJP का प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, BJP पार्टी से प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से उनको एक ऐसा मुकाम हासिल था कि वो कुछ कर सकते थे। मोदी जी को उनसे भी बड़ा यूनिक पोजीशन में है। मोदी जी की मजबूती प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से भी ज़्यादा, इसलिए कि वाजपेयी जी कई पार्टीज के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हैं और एक तरीके से अनक्वेश्चन लीडर हैं। तो इनकी अथॉरिटी मोदी जी की कोई बड़ा फैसला लेना और उसको सेटल कर देना फॉर फ्यूचर के हिंदुस्तान में शांति रहे, कश्मीर में शांति रहे और एक तरक्की के रास्ते पे पूरा देश मुल्क चल पड़े, ऐसी कैपेसिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की है आज की तारीख में। कुछ लोग और कहते हैं कि आपकी पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, देखा जाए मोदी जी कहते हैं कि भाई दलितों को गोली मत मारो, मुझे मार दो, लेकिन जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है या सिखों पे होता है या ईसाइयों पे होता है, गौ हत्या के नाम पे जो कुछ हो रहा है आप भी डेली अखबारों में देखते होंगे, और आपकी पार्टी कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है, आपकी सरकारें कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई हैं, देश की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है। ऐसा है कि एक होता है
डायलॉग, एक होता है डिलीवरी। तो डायलॉग बाजी से कभी कोई मसला हल नहीं होता है, मसला हल होता है डिलीवरी से। अब डिलीवरी इंटेलिजेंट तरीके से कर दी जाए तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है और जिसके लिए करना है उसका भी फ़ायदा है। तो अगर काऊ विजिलेंट्स जो हैं, जो मारपीट करते हैं, अगर दलितों के नाम से ही उनको रोक लिया जाए तो मुसलमान भी उसमें फ़ायदे में जाते हैं। मुसलमान का नाम लेके हो सकता है वो और भड़कें, तो काहे को हम ये एक्सपेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर से वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिससे सांप मरने के बजाय वो और भड़क जाए। तो अगर बुरा लोग कर रहे हैं तो अगर उनको जो भाषा समझ में आती है, जो लैंग्वेज उस लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकें, तो मेरी समझ से प्राइम मिनिस्टर वही कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बहुत बात है कि बीफ के मसले पे आपकी पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। पेमा खांडू आपके वजीर आला हैं, वो कहते हैं कि साहब हम तो बीफ खाते हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं, वो कहते हैं हम बीफ खाते हैं, कौन क्या कर सकता है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि नहीं जी, बीफ तो खाने वालों को मार दो, शैतान है, ये हैं वो है। ऐसा है कि फूड एक कल्चर का हिस्सा है और जिन राज्यों में फूड उनके कल्चर का पार्ट है, बीफ कल्चर का पार्ट है, तो पॉलिटिकल रीजन से कोई अपना फूड हैबिट चेंज कर ले मुश्किल होता है। तो कुछ लोग बीजेपी में उन राज्यों से हैं या आए हैं या आ रहे हैं या आएंगे जिनका एक कल्चर में बीफ का खाना शामिल है, तो बीजेपी में आ गए हैं, इस वजह से वो अपना पूरा त्याग दें, ऐसा होने पाना मुश्किल है उनके लिए। तो वो एक है धड़ा। लेकिन पूरे मुल्क भर में अगर अदरवाइज़ आप नज़र डालें तो एक वास्ट मेजॉरिटी है, बड़ी तादाद है बीजेपी में, जो ये फूड का एक हैबिट है या एक कल्चरली आइडियोलॉजिकली ऐसा मान के बैठी बीफ खाना ठीक नहीं है। और इस्लाम में भी हुजूर साहब के हवाले से भी अल्लाह के नबी के हवाले से भी ऐसी बात सुनने में आई है कि उन्होंने कहा कि बीफ खाना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में एक बात और कही जाती है, मीडिया में भी आई थी कि जब आप प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका जा रहे थे, उससे पहले आप श्रीलंका पहुंचे थे और वहाँ के लोगों से मुलाकात की और माहौल बनाया भारत के फेवर में। वो एक डिफरेंट इनिशिएटिव थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की विजिट से कोई उसका संबंध नहीं था। टाइमिंग ऐसी थी कि प्राइम मिनिस्टर को जिस दिन आना था उसके 2 दिन पहले मैं गया था और उनके जिस दिन आना था उसके प्रीवियस इवनिंग को मैं वापस आया। तो एक तरीके से माहौल ऐसा बना कि वहाँ जितना ट्रेड चैम्बर है श्रीलंका का, जितना अपेक्स बॉडीज़ हैं, सबसे बात हुई, वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी होस्ट किया। तो हिंदुस्तान की जो बेहतर इमेज है, जो इश्यूज़ हैं जिस पे कोऑपरेशन हो सकता है, उसमें जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम ज़्यादा पॉलिटिकल के बजाय फूड या डिप्लोमेटिक के बजाय फूड एंड एग्रीकल्चर तक शामिल है, कन्फाइंड रहे, सीमित रहे। एक चीज़ और कही जाती है कि सिफारतकारी की बुनियाद पे जो रिश्ते हैं वो भारत के कमज़ोर पड़ रहे हैं। चाइना हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, सीपैक का जो मुआहदा हुआ या वन बेल्ट वन रोड का जो मुआहदा हुआ, एक तरफ हिंदुस्तान 3 साल का जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ चीन भारत की घेराबंदी कर रहा है। इसको दूसरे नज़रिए से देखिए। वो नज़रिया ये है कि हिंदुस्तान इस टाइम पे दुनिया की सीन पे आ चुका है, तो अब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे स्टैंड ले लेता है। और जहाँ पे बहुत ही पहले की सरकारें झुक जाती हैं, जैसे वन रोड वन बेल्ट वाला मामला था, इस पे कोई भी हिंदुस्तान की सरकार पहले की जो होती है बिना बुलाए मेहमान की तरीके से पहुंच जाती। लेकिन मोदी जी ने स्टैंड लिया कि भारत का स्टैंड वो होना चाहिए जो अपनी सोवरेनिटी के हिसाब से, अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के हिसाब से हो। और बाद में यूरोपियन यूनियन ने भी उसको सराहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होंगे या और सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे उसको स्टडी नहीं किया गया है। कितना मुश्किल है मोदी जी के लिए, क्योंकि हर मसले पे उनकी आलोचना होती है और उनकी जो एक इमेज 2002 की बनी थी उसको भी अब धोने की काफ़ी कोशिश हुई है और वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो गए हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ भारत रशिया से अपने रिश्ते बेहतर करने की बात कर रहा है, अमेरिका ने भारत को अभी कुछ चेतावनी दी है और ट्रंप के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इन्वायरमेंट को लेकर, ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर जो समझौता हुआ था, ऐसा नेता तब तक बड़ा है जब तक उसकी आलोचना हो। जिस दिन आलोचना बंद हो जाए उस दिन मोदी जी की कमजोरी माना जाए कि वो चमक नहीं रही। तो जब तक आलोचना होती रहे तब तक अच्छा है। ट्रंप के बारे में है कि उनका दिमागी हालत ऐसी है कि कभी कोई बयान कभी दूसरा बयान, तो वो कब क्या बोलेंगे उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वो वक्त नहीं रहा कि अमेरिका के आगे सब दुनिया नतमस्तक है। अब नहीं, अब हिंदुस्तान का एक अपना स्टेटस है। लेकिन हमारा जो मसला है कि हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ था वो डाउन हो गया है, दुनिया में उसकी क्रिटिसाइज हो रहा है। ममता बनर्जी ने खुद कहा, जो मैंने कहा था नोटबंदी पर, वो मेरी बात सही साबित हुई है। वो ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में जब भी आप कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ करें, आप नया घर बनवाएं तो कुछ टाइम के लिए घर के आसपास गंदगी होगी और घर में भी आपको रहने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आया है इकनॉमी में, एक तरीके से डिजिटाइजेशन का, इस तरीके से सबको बैंकिंग के नेट में लाना, सबको एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में ले आना, तो जहाँ इतना बड़ा बदलाव हुआ, जहाँ ब्लैक मनी को रोकना, तो थोड़ा शॉर्ट रन में अगर 1-1.5% जीडीपी ग्रोथ घट गई तो अगले क्वार्टर में कैचअप कर लेगी, बल्कि आने वाले क्वार्टर में कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी
कहीं ज़्यादा इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट मेंटेन हो जाएगा, ये 1-2 तिमाही के झटके लग सकते हैं। काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सर्वे हैं, काफ़ी रिसर्च हैं कि यूथ की जो बेरोज़गारी की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो क्या हमारे politiciantoday.com के जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि इन आंकड़ों पे नहीं जाइए। क्यों? क्योंकि बेरोजगार पहले भी बहुत थे। तो अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिस दिन रजिस्टर करना आदमी शुरू कर दे, ऐसे आप समझिए कि अगर थानों में FIR रजिस्टर ना हो रही हो और क्राइम रेट कम दिख रहा हो तो वो अच्छी सिचुएशन नहीं, बल्कि 100% FIR दर्ज हो रही हो, फिर अगर क्राइम रेट बढ़ा भी दिख रहा हो तो अच्छी बात है। तो अगर यूथ इस उम्मीद से बाहर निकल के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कर रहा है या अपने को बेरोजगार रजिस्टर कर रहा है, तो वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो निकल के बाहर आ रहा है और कम से कम उस लाइन में खड़ा हो रहा है। तो जब लाइन में खड़ा हो गया तो वो लाइन में उसका नंबर भी आ जाएगा, उसको नौकरी भी मिल जाएगी, काम भी मिल जाएगा। तो एक तो ये है। तो मेरा तो मैसेज ये है कि यूथ जो हैं वो आज हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसका GDP पिछले 1-1.5 साल से चाइना से आगे रहा है और 1-2 तिमाही के बाद फिर चाइना को पीछे छोड़ देगा। दुनिया की बड़ी इकनॉमीज में हिंदुस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ सबसे फास्ट रहेगी, मेरी समझ से 8 से 9 के बीच रहेगी। दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर MJ खान साहब, जो politiciantoday.com में अपनी सरकार से रिलेटेड, अपनी सरकार की आलोचनाओं से रिलेटेड, किसानों से लेकर मुसलमानों से लेकर हर मसले पर, नेशनल इंटरनेशनल हर इश्यूज पर इन्होंने दिल खोलकर अपनी बात रखी और तमाम सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। आप देखते रहिए politiciantoday.com। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद को आप दीजिए इजाज़त। मेहमान डॉक्टर MJ खान और पूरी कैमरामैन टीम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।